बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है साउंड वेव। ये चैप्टर नंबर 11 10th क्लास फिज़िक्स में से लिया गया है। साउंड वेव, इसको स्टडी करने से पहले ही हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहते हैं। देखें, आप हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की आवाज़ सुनते रहते हैं। जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, इस तरह गिटार वगैरह की आवाज़ सुनते हैं। याद रहे, इस तरह ये जो आवाज़ है हम तक कैसे मुंतकिल होती है। आवाज़ किसी भी जिस्म की उस वक्त पैदा होती है जब वो जिस्म वाइब्रेट करता है। चाहे कोई जानवर बोल रहा है, चाहे कोई गाड़ी का हॉर्न है या कोई इस तरह की और आवाज़ है, जब तक वो वाइब्रेशन पैदा नहीं करेगा आवाज़ पैदा नहीं होगी। इसलिए किसी भी जिस्म की वाइब्रेशन की वजह से उसके सामने रखी हुई चीज़, जो भी चीज़ आप तक लेकर आ रही है आवाज़, जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उसकी वाइब्रेशन मुंतकिल होती हैं। जैसे कि आवाज़ हवा के ज़रिए हम तक मुंतकिल हो सकती है, ठोस चीज़ के ज़रिए हम तक मुंतकिल हो सकती है, और पानी यानी लिक्विड के ज़रिए भी हम तक आवाज़ मुंतकिल हो सकती है। हर मीडियम में आवाज़ की स्पीड अलग होगी, वो अलग टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ साउंड वेव के बारे में बताया जा रहा है। साउंड वेव किसी भी मीडियम में वाइब्रेशन की वजह से मुंतकिल होती है। जब वाइब्रेशन पैदा करता है कोई जिस्म, तो उसकी वजह से हवा वगैरह वाइब्रेट करती है, और हमारे कानों के जो वोकल कॉर्ड हैं, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होती हैं, और उसका एहसास इंसानी दिमाग को होता है, और वहाँ से आवाज़ को पहचान होती है। इस तरह जैसे कि आप देखते हैं गिटार, गिटार के अंदर जो डोरी होती है, जो उसके अंदर धागा लगा होता है, उसको जब वाइब्रेट कराया जाता है तो गिटार की आवाज़ पैदा होती है, और वो आवाज़ इंसानी कान तक वाइब्रेशन की वजह से मुंतकिल होती रहती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि डॉक्टर मरीज़ का जब चेस्ट का मुआयना करता है तो वो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा आला है जिससे वो इंसान के जो जिस्म के अंदर चेस्ट में कोई आवाज़ पैदा होती है, फेफड़ों के ज़रिए आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टेथोस्कोप का एक हिस्सा जो चेस्ट पीस होता है, वो चेस्ट पीस क्या होता है, वो प्लास्टिक का एक डायफ्राम बना होता है। उस डायफ्राम को मरीज़ के जिस्म पर रखा जाता है, तो साउंड डायफ्राम को वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन जो कि एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होती आती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इंसानी कान तक यानी डॉक्टर के कान तक पहुंचती हैं। डॉक्टर उसका जो है मुआयना कर सकता है कि ये आवाज़ कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी स्लो आ रही है। इससे साउंड का अंदाज़ा होता है, इससे पता चलता है कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आम लेबॉर्ट्री में मिलता है। ये दो शाखा होता है, इसकी दो शाखें होती हैं। उन शाखों को एक रबड़ पैड के साथ मारा जाता है। रबड़ पैड के साथ जब मारा जाए तो वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं। जब उनको किसी भी रबड़ पैड के साथ मारने के बाद कान के नज़दीक लाया जाए तो उससे हमें एक आवाज़ महसूस होती है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये क्या आवाज़ तो आ गई है, क्या ये आवाज़ वाइब्रेशन की वजह से हुई है। तो अगर किसी डोरी के साथ, इंतहाई बारीक धागे के साथ कोई छोटा सा बॉल हम लटका देते हैं प्लास्टिक का, जिसका वज़न बहुत कम हो, तो उसके साथ इस ट्यूनिंग फोर्क को जब वाइब्रेट कर रहा होता है, यानी इसको रबड़ पैड से मारने के बाद उसके साथ मामूली सा टच करें, तो इसकी वाइब्रेशन उस बाल को मुंतकिल हो जाएंगी और बाल वाइब्रेट करेगा। इससे अंदाज़ा हो गया, इससे यकीन हो चुका है कि क्या है, ये आवाज़ वाइब्रेशन की वजह से ही पैदा हुई है। अगर मज़ीद इसको
जस्टिफाई करना हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ग्लास या जार पानी का पड़ा हुआ है। अगर इसमें ट्यूनिंग फोक को रबड़ पैड के साथ मारकर आप इसके पानी के ऊपर वाली तह पे रखें तो पानी की छींटें ऊपर उड़ेंगी। ये छींटें क्यों उड़ी हैं? क्योंकि ट्यूनिंग फोक ऑपरेट कर रहा था। उनकी वाइब्रेशन जब पानी को मुंतकिल हुई है तो पानी के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह भाग गए हैं, एक जगह अपनी जगह को छोड़ गए हैं और वो छींटें ऊपर उड़ने लगी हैं। नेक्स्ट इसका ये देखना चाहते हैं क्या साउंड के लिए मटेरियल का होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव की टाइप है, न कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो तो बगैर मीडियम के मूव करती हैं, जैसे कि रोशनी की वेव है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो तो वैक्यूम में से गुजर के हम तक आ रही हैं। सूरज से जब निकलती हैं रास्ते बहुत बड़ा वैक्यूम है, उनमें से गुजर कर हम तक पहुंच रही हैं। इससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जबकि आवाज की वेव, साउंड वेव रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके सामने डायग्राम मौजूद है, इसको देखें। तो इसमें एक बेल जार है जिसमें एक इलेक्ट्रिक घंटी को लटकाया गया है और एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बेल की दो तारें पावर सप्लाई के साथ यानी कि बैटरी के साथ जुड़ी, और ये बेल जार शीशे का है, हमें बाहर से नजर आ रही है घंटी। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो घंटी बजती है और आपको आवाज क्लियर आ रही है। अब वैक्यूम पंप से अगर अंदर से हवा को कम करना शुरू करें, जो हवा कम करेंगे तो आवाज कम होती जाएगी। अगर इसमें से पूरी हवा निकाल दें तो आपको बेल जार बजती हुई नजर तो आ रही होगी, मगर उसकी आवाज अब तक मुंतकिल नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में आवाज के लिए मीडियम नहीं रहा, खला पैदा हो चुका है। इससे हमें पता चला कि आवाज के गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव रिक्वायर मीडियम। नेक्स्ट में हम देखते ये हैं कि साउंड वेव जो हैं उनकी नेचर क्या है, नोयत क्या है। क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव है, क्योंकि आप इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक्सप्रेस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक लेते हैं, जैसा कि आपके सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। आप पहले डायग्राम को देखें। ऊपर वाला जो एक शाखा है उसका साइड है, पीस है, उसको जब हम वाइब्रेट करने से पहले चेक करते हैं तो उसके 3 पॉइंट लगा लेते हैं, ए ओ बी। ओ इसका ओरिजिनल पॉइंट है। अब क्या करते हैं, इसको जब ट्यूनिंग फोक के साथ इसको ट्यूनिंग फोक को किसी रबड़ पैड से प्रेस करते हैं, मारते हैं तो वाइब्रेट करता है। अब ये जो उसका शाखा है ओ से बी की तरफ मुंतकिल हुआ, जैसा कि नीचे वाले डायग्राम में नजर आया। जो ही ये ओ से बी की तरफ गया तो इसके साथ जो हवा के मॉलिक्यूल थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया, उसकी डेंसिटी बढ़ा दी, उनके मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ प्रेस कर दिया और वो कंप्रेशन पैदा हो गई। अगले हिल में वो इसका शाखा पॉइंट बी से वापस ए की तरफ जाने लगा है, तो उसके हवा के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर होने लग गए और वो खुलने लग गए, उसे हम रेयरफैक्शन कहेंगे। अब क्योंकि ये वाइब्रेशन लगातार चल रही हैं, ओ से बी, बी से वापस ए, ए से वापस बी की तरफ जाएंगे, तो वो दोबारा उसको प्रेस कर देगा। जब वो प्रेस करेगा फिर कंप्रेशन पैदा हो जाएगी और वापस आएगा, फिर रेयरफैक्शन आ जाएगी। इस तरह इस आवाज़ की वजह से, इनकी वाइब्रेशन की वजह से हवा के कॉलम में कंप्रेशन यानी दबा हुआ हिस्सा और रेयरफैक्शन जैसे कि खुला हुआ हिस्सा पैदा होता जाएगा। जितनी ये वाइब्रेशन तेज होंगी उतने कंप्रेशन रेयरफैक्शन ज़्यादा बनते जाएंगे। इससे हमें पता चला कि जो साउंड वेव हैं उनकी नेचर, उनकी नोयत लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दैट साउंड वेव हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब याद रहे कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का ये जो प्रोसेस है, ये सिलसिला है, इसे हम साउंड वेव कहेंगे। साउंड वेव इज सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में हवा के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं वेव के पैरेलल।
हवा के कॉलम मूव करते हैं वेव की सिमत के पैरेलल, यानी कि पार्टिकल ऑफ एयर या मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ waves. So, sound wave have longitudinal waves. Distance between two consecutive compression or rarefaction, that's called wavelength. Wavelength क्या है कि ये दो कंप्रेशन डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान या रेयरफैक्शन के दरमियान जो फासला होगा, यानी दो मुत्सिल का मतलब है मुसलसल एक के साथ दूसरा, इसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का हम इकट्ठा नहीं बोल देंगे। हम दो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं या दो मुत्सिल रेयरफैक्शन की बात कर रहे हैं। दो मुत्सिल कंप्रेशन या दो मुत्सिल रेयरफैक्शन के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं कि साउंड वेव क्या है, साउंड वेव कैसे पैदा होती है, साउंड वेव कैसे पता चलता है कि साउंड की वेव्स होती हैं। फिर हमने ये बताया कि साउंड वेव के लिए जिस्म का वाइब्रेट करना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया आपको कि साउंड वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट थर्ड वन हमने ये आपको डिस्कस कर दिया कि साउंड वेव की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस साउंड वेव के कंसेप्ट को क्लियर कर चुकेंगे। बहुत शुक्रिया।